जबकि हम जान चुके हैं कि हेस्टर ने अपनी कई जिंदगियां पुरुष के रूप में गुजारी थीं। इसी कारण उसमें पुरुषोचित गुणों की अधिकता भी पाई गई। रास के रूप में हेस्टर ने अपने सर में गोली मारकर आत्महत्या की थी और वो अपने इस कृत्य पर बहुत अफसोस महसूस कर रही थी। उसे ये भी पता था कि उसका मार्गदर्शक क्लोडिस उसके इस काम से बड़ा निराश होगा। अब डॉक्टर न्यूटन के अनुसार आत्महत्या करने वाली आत्माओं में अक्सर इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। वे बड़े दुखी मन से आत्मालोक में प्रवेश करती हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हैं। उन्हें पता होता है कि उन्होंने अपना काफ़ी सारा समय बर्बाद कर दिया है। अब उन्हें पुनः धरती पर वापस जाना होगा और उन्हीं सब परिस्थितियों को फिर से झेलना होगा जिनसे घबराकर वो भाग आई थी। और अब परिस्थितियां भी पहले से ज़्यादा कठिन होंगी। अब इन सब के विपरीत यदि कोई व्यक्ति धरती पर पुरानी शारीरिक पीड़ाओं से बचने के लिए या उन्हें पूर्णतः सहन करने की असमर्थता के कारण आत्महत्या करते हैं, तो एक आत्मा के रूप में उस कार्य के प्रति कोई अफसोस जाहिर नहीं करते। उनके मार्गदर्शक व उनकी मित्र मंडली भी इस तरह के आत्महत्या के कारण को स्वीकारती है। उनके प्रति कोई अफसोस या निराशा जाहिर नहीं की जाती। अब डॉक्टर न्यूटन और हेस्टर के बीच की बातचीत सेशन के दौरान आगे बढ़ती है। डॉक्टर: चलो ठीक है, अब तुम्हारी व क्लोडिस की जो बातचीत होने वाली है उसकी तरफ रुख करते हैं। पहले तो तुम यह बताओ कि जिस स्थान पर तुम अपने परामर्शदाता से मिलोगे वहाँ के आसपास का वातावरण कैसा है? माध्यम: मैं एक कमरे में जा रहा हूँ, इसकी तो दीवारें भी हैं। अरे, यह तो बकहोर्न है। डॉक्टर: यह किस बला का नाम है? माध्यम: ओक्लाहोमा के एक बड़े भारी पशुपालक का शराब घर। बड़ा दोस्ताना वातावरण है। लकड़ी के खूबसूरत पलक, चमड़े की भरी हुई गद्दियों वाली कुर्सियाँ। मैं देख रहा हूँ कि क्लोडिस एक ऐसी टेबल पर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा है। अब हम अपनी बातचीत शुरू करने वाले हैं। डॉक्टर: आत्मालोक में ओक्लाहोमा के किसी शराब घर की उपस्थिति तुम्हें कैसी लगी? माध्यम: वह आपके मन को सुकून देने के लिए किए गए कार्यों में एक अच्छी चीज़ है, मगर बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे दुख है कि यह बातचीत शराब घर में होने वाली किसी पार्टी जैसी नहीं होगी। डॉक्टर: मुझे लगता है कि तुम्हारे विगत जीवन के बारे में तुम्हारे मार्गदर्शक से जो तुम्हारा अंतरंग वार्तालाप होने वाला है उसको लेकर तुम कुछ हतोत्साहित से हो। माध्यम: क्योंकि मैंने सभी कुछ गवा दिया है। मुझे उसके सम्मुख यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि हालात किस कदर बद से बदतर होते गए थे। जीवन कितना कठिन है। मैं तो सब सही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉक्टर, लेकिन सही क्या था? माध्यम: मेरा क्लोडिस के साथ एक समझौता हुआ था कि मैं लक्ष्यों को निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करूंगा और वह मुझसे ऐसी ही अपेक्षा भी रखता था। मगर खेद है, अब मुझे इस रूप में उसका सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर: मतलब यह है कि तुम यह महसूस कर रहे हो कि रास के रूप में जिन पाठों को पढ़ना था उनको तुम पूरा नहीं कर पाए। माध्यम: नहीं, मैं भारी समस्याओं से घिरा हुआ था और कोशिश कर रहा था।
मगर अब वह मुझे फिर से करना पड़ेगा। हम उसे कभी भी परिपूर्ण नहीं कर पाते हैं, तुम जानते हो। अगर वह भूलो कितना सुंदर न होता, वे पक्षी, रंग बिरंगे फूल, वह हरे भरे पेड़, तो मैं कभी वापस न जाता। यही एक बड़ी समस्या है। डॉक्टर, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि तुम कुछ खिन्न से लग रहे हो, लेकिन तुम क्या यह नहीं सोचते? माध्यम, तुम यहाँ किसी बात से नहीं बच सकते। यहाँ सभी एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। मैं क्लोडिस से कुछ भी नहीं छिपा पाऊँगा। डॉक्टर, मैं चाहता हूँ तुम एक गहरी सांस लो तथा बकहोर्न शराब घर में और आगे तक जाओ। फिर मुझे बताओ कि तुम क्या करने जा रहे हो। माध्यम, मैं अंदर बहता जा रहा हूँ और शराब घर के पास एक गोल मेज पर क्लोडिस के सम्मुख बैठा हूँ। डॉक्टर, अब तुम जैसे कि क्लोडिस के सम्मुख बैठे हो, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे पिछले जीवन को लेकर क्लोडिस भी उतना ही खिन्न है जितना कि तुम? माध्यम, नहीं, मैं अपने उस जीवन में क्या कर पाया था और क्या नहीं, इस बारे में स्वयं पर काफ़ी नाराज़ हूँ और क्लोडिस भी सभी बातों को जानता है। किंतु एक बात है, सलाहकार नाराज़ हो सकते हैं मगर वे किसी की बेइज्जती नहीं करते। इस बारे में वे ज़्यादा महान होते हैं। अनुकूलन की इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान डॉक्टर न्यूटन ने पाया कि जो सलाहकार या हमारे मार्गदर्शक होते हैं, वे हमारी आत्मा के उत्थान के लिए उपचारकारी दिशा निर्देश देते हैं, जिसमें हमारी उन्नति शामिल होती है। वे हमारे प्रति काफ़ी दयालु होते हैं, मगर इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह उन्नति की सुरक्षात्मक आड़ पूर्णतः हटा दी जाती है। हमारे पिछले जीवनों की पीड़ादायक भावनात्मक स्मृतियाँ उतनी शीघ्रता से नष्ट नहीं होती हैं जितनी शीघ्रता से हमारी देह नष्ट होती है। यानी कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी भावनात्मक स्मृतियाँ बनी रहती हैं। यहाँ हेस्टर को रास के रूप में अपने जीवन की नकारात्मक कहानी को बगैर किसी विकृत परिकल्पना के स्वच्छ रूप से देखना होगा। अब आगे की वार्तालाप में डॉक्टर न्यूटन ने रास के मार्गदर्शक यानी कि क्लोडिस को भी शामिल कर लिया है। यह अनुकूलन की प्रक्रिया बहुत लंबी चली थी। इस सारी प्रक्रिया में डॉक्टर ने रास और क्लोडिस के मध्य एक तीसरे व्यक्ति की भूमिका निभाई है। यानी अभी तक जो बातचीत थी वो सिर्फ डॉक्टर और माध्यम दो लोगों के बीच की वार्तालाप थी, पर अब डॉक्टर न्यूटन ने इसमें सिर्फ एक परामर्शदाता का रोल अदा किया है, जो सिर्फ एक संकेत देते हैं कि बोलना किसे है। इसमें हेस्टर, रास और क्लोडिस दोनों के विचारों को व्यक्त करती है। अभी तक हेस्टर केवल अपने पक्ष को ही समझ पा रही थी, लेकिन अब आगे के सत्र में वह अपने मार्गदर्शक के विचार भी समझ पाएगी, जिससे पता चलेगा कि उसका मार्गदर्शक उससे क्या चाहता है। इस वार्तालाप में डॉक्टर न्यूटन की भूमिका नगण्य होगी। अब इस प्रक्रिया में अगर मार्गदर्शक को लगता है कि सवाल बेढंगा या गैर जरूरी है, तो वह माध्यम को शांत कर देता है या ऐसी अजीबोगरीब भाषा का प्रयोग करते हैं जो अस्पष्ट होती है। मार्गदर्शक अपने माध्यमों के मुख से इस प्रकार अप्रिय या असंगत बोलते हैं कि उनके उत्तरों को समझा ही नहीं जा सकता। जब माध्यम अपने लिए बोलता है तब, और जब माध्यम अपने मार्गदर्शक के लिए बोलता है
तब दोनों के आरोह अवरोह में अंतर होता है। भले ही माध्यम के मुख का सहारा लेकर मार्गदर्शक बोले, लेकिन उसके बोलने का ढंग, उसका अंदाज अलग होता है। अब आगे की जो बातचीत होती है उसमें 3 लोग शामिल हैं। एक माध्यम यानी कि हेस्टर, और उसका मार्गदर्शक यानी कि क्लोडिस, और तीसरे डॉक्टर न्यूटन एक संकेतक के रूप में। वे सिर्फ हेस्टर को संकेत देते हैं कि बोलना किसे है, क्लोडिस को या फिर रास को। अब इन तीनों की बातचीत को मैं अगली वीडियो में जारी रखूँगी।